हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका आईसीआईसीआई बैंक के। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। संदीप बख्शी का जो कार्यकाल होगा वो 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक होगा और वह 2018 से आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। यानी दोस्तों, वह 2018 से एमडी और सीईओ बने हुए हैं और अब वो 2026 तक एमडी और सीईओ के रूप में काम करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी बैंक के एमडी और सीईओ की नियुक्ति की जाती है तो उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी ली जाती है। बात करते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और दोस्तों, यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक है और वित्तीय सेवा कंपनी है और इस बैंक के द्वारा 17 देशों में काम किया जा रहा है। यहाँ पर बात आई है एमडी और सीईओ की, तो कुछ प्रमुख बैंकों के एमडी और सीईओ भी डिस्कस करते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष हैं वो है हसमुख अधिया। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ है के सत्यनारायण राजू और आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो है राकेश शर्मा। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो एमडी और सीईओ हैं वो है ए मणि मेखलाई। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कलेगनार मगलिर उरुमई थोगई थिट्टम योजना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कलेगनार मगलिर उरुमई थोगई थिट्टम योजना की घोषणा की गई है और यह जो घोषणा है ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा की गई है और इस योजना को 15 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए प्रदान करना और ऐसी महिलाओं को ये 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे जो अपने परिवार की मुखिया है। दोस्तों, यहां पर योजना की बात आई है तो 2023 की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार में शुरू की गई है। अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई बैंक के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश, सुगम सहायक योजना दिल्ली, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा, पेंगल पाथु कपटू थिट्टम योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा में, नमो शेत करी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटका में, सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में, गृह ज्योति योजना कर्नाटक में, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में और पीएम श्री योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये योजनाएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल इसकी चेन्नई है। राज्यपाल है आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है और इनकी पार्टी का क्या नाम है? डीएमके। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क। तो यहां पर अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान,
मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और अभी हाल ही में उसे कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। और दोस्तों यह जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया गया है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए यह सर्टिफिकेट दिया गया है। इससे पहले जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये जून 2023 में चर्चा में आया था। और दोस्तों यह क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से लैस प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बना था, तो इसलिए यह चर्चा में आया था। दोस्तों यहां पर बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है इसकी? अमरावती है। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों क्या आपको याद है कि जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीटें हैं वो कितनी है? यहाँ पर 58, यानी कि जो विधान परिषद की सीटें हैं वो कितनी है? 58 है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 175 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों जो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो यह खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो भारत ने भूटान में आयोजित फाइनल मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और यह भारत का 5वां खिताब था, यानी 5वीं बार यह ट्रॉफी भारत ने जीती है। इसमें टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? मोहम्मद अरबाज, इन्होंने 3 गोल किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे हैं? सूरज सिंह रहे हैं। बात करते हैं सैफ की, तो सैफ को क्या बोला जाता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों साउथ एशिया के कुछ देश मिलकर के सैफ का निर्माण करते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में। और दोस्तों इसके कितने मेंबर हैं? तो 7 मेंबर हैं। कौन कौन? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। ये 7 देश मिलकर के सैफ का निर्माण करते हैं। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? काजी सलाउद्दीन। और ये जो काजी सलाउद्दीन है ये किस देश के हैं? तो यह दोस्तों बांग्लादेश के हैं। यहां पर बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप डिस्कस करते हैं। तो रोवर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रतो कप और डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप, ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड है। दोस्तों आपको ये बताना है कि इस साल का जो डूरंड कप है ये किसने जीता है। तो कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। तो डेनिस ऑस्टिन का अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने MS पावर पॉइंट का निर्माण किया था। किसके साथ मिलकर के? रॉबर्ट गस्किंस के साथ मिलकर के। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपने MS पावर पॉइंट को यूज किया होगा या MS पावर पॉइंट के बारे में जानते होंगे। बेसिकली जो MS पावर पॉइंट है इसका यूज प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। दोस्तों पावर पॉइंट को सॉफ्टवेयर फर्म फोरथॉट के द्वारा 1987 में जारी किया गया था। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था। यहाँ पर बात आई हुई है निधन की, तो निधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजौरकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। कार्टूनिस्ट अजीत निनन का, SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का, वैज्ञानिक N वलारमथी का, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। तमिल अभिनेता RS शिवाजी का और भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का और दिग्गज मराठी अभिनेत्री सीमा देव का निधन हुआ है। तो ये है अभी हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नाम पर। तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय का जो व्हीलर सीनेट हाउस है अब वह जयप्रकाश नारायण अनुसद भवन कहलाएगा। ठीक है।
और ये जो नाम बदलने का जो प्रस्ताव है ये राज्यपाल की ओर से आया था। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान की गई थी। दोस्तों 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम हिमक्राफ्ट निगम किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस। अल मिन्हाज शहर जो कि यूएई का शहर है उसका नाम हिंद शहर किया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। मोटे अनाज का नाम श्री अन्न किया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है उसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहां आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज पर अपने सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। दोस्तों दोनों देशों ने भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की भी घोषणा की है। यानी दोस्तों दोनों देश मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम करेंगे। इस वार्ता में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी शामिल हुई थी। दोस्तों यहां पर बात आई है समिट की या कॉन्फ्रेंस की। तो हाल ही में आयोजित किए गए समिट या कॉन्फ्रेंस डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में G20 का समिट हुआ है नई दिल्ली में और 20वां आसियान इंडिया समिट हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। 43वां आसियान समिट हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। 9वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर राजस्थान में किया गया है। ब्रिक्स समिट का जो आयोजन है 2023 में ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। हेली समिट 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। तो क्वेश्चन है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के सांसदों पर आपराधिक मामले हैं? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों केरल में जितने भी सांसद हैं उनमें सबसे अधिक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अभी हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में जो 763 सांसद हैं उनमें से 306 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित हैं। यानी लगभग 40% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ये जानकारी कहां से पता चली होगी एडीआर को? तो जब किसी भी सांसद के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तो उससे पहले चुनाव आयोग को एफिडेविट देना पड़ता है कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं। तो ये जानकारी यहां से प्राप्त हुई है। और दोस्तों 194 सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण या महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस प्रकार के अपराध शामिल हैं 194 सांसदों पर। यानी 25% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। केरल की अगर हम बात करें तो यहां पर 29 सांसद हैं और 29 सांसदों में से 23 सांसद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। यानी कि 79% सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है सभी राज्यों में। दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार के 56 सांसदों में से 41 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के 65 में से 37 पर, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 पर, दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर एक सांसद है, उस पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। दोस्तों वर्तमान में 538 लोकसभा के कुल सांसद हैं, जिनमें से 232 सांसदों पर केस दर्ज हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 225 राज्यसभा के कुल सांसदों में से 74 सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? तो ये जो प्रवासी है ये पाकिस्तान से आए थे, इनको अभी हाल ही में नागरिकता प्रदान की गई है। तो दोस्तों अहमदाबाद में मंत्री हैं हर्ष सांघवी, तो उनके द्वारा पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। यानी कि जो नागरिकता का प्रमाण पत्र है वो प्रदान किया गया है। 2016 और 2018 में
जो राजपत्र जारी किया गया था उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया था। अहमदाबाद जिला कलेक्ट्रेट पहले से ही लगभग 1149 पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इंडोनेशिया मास्टर्स जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो इसको अभी हाल ही में किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किरण जॉर्ज, तो उन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराया था। दोस्तों, किरण जॉर्ज की बात करें तो उन्होंने पिछले साल ओडिशा ओपन का खिताब भी जीता था। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत, अमेरिका, ब्राजील। बीआरओ द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां बनाया जाएगा? लद्दाख में। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 एथलेटिक्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? किशोर जैना ने। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? मध्य प्रदेश में। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहां शुरू होगा? मुंबई में। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राधिका अयंगर के द्वारा। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तुर्की में। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 12। बंगश वैली फेस्टिवल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ये है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख संधियां। तो हमारे भारतीय इतिहास की जो प्रमुख संधियां हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सूरत की संधि 1775 में हुई थी रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालबाई की संधि हुई थी महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 1782 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में दौलत राम सिंधिया या दौलत राव सिंधिया होगा यहाँ पर और अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच में। और दोस्तों, मंगलौर की जो संधि हुई थी वो 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। तो ये प्रमुख संधियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नोवाक जोकोविच। तो लगभग सभी लोगों ने इसका जो आंसर है नोवाक जोकोविच बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।